हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज बात करेंगे गाइस कि जो बच्चे के बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि बच्चे को हम लोग ये कैसे सिखाएंगे कि कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो सोशली रॉन्ग हो सकती हैं, रॉन्ग होती हैं, या कौन सी जो है वो सही हैं। मतलब बच्चे को सिंपली मैं बोलूँ तो हम लोग राइट रॉन्ग कैसे सिखाएंगे, जो कि सिखाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ उनके बिहेवियरल इश्यूज़ रुकने वाले नहीं हैं। तो पॉइंट नंबर 1 गाइस, इसमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम लोग एक ऐसी अप्रोच अपनाएं जिसको हम लोग काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो हम लोग फॉलो करते रहें और बच्चे को कन्फ्यूज़न ना हो। हम जितनी बार बच्चा गलती करता है उतनी बार हम लोग उसके साथ एक सेम स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे ताकि उसको कन्फ्यूज़न ना हो। आप समझ रहे हो, उसको हर बार माइंड में जाना चाहिए कि ये बात जो है वो गलत है, ये चीज़ जो है वो गलत है, और यहाँ पे जब भी मम्मी ये वाली स्ट्रेटजी को दोहराती है तो उसका मतलब मैं गलत हूँ। तो बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें तब ज़रूरी हो जाती हैं जब बच्चा समझता नहीं है। स्टार्टिंग की स्टेज में ना तो बच्चे का लैंग्वेज है, ना वो समझने को रेडी है। तो ऐसी स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब तक वो थोड़ा समझने भी लगते हैं, तो हम लोग बोलते भी हैं तो वो समझ जाते हैं। लेकिन तब क्या करेंगे जब वो समझते भी नहीं हैं, ना हम लोगों को सुनने के लिए रेडी हैं। तो नॉर्मली हम पेरेंट्स क्या करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हम लोग ऑटिज़म को इतना ज़्यादा समझते नहीं हैं और हम में से 90% लोग जो हैं वो एग्रेसिव अप्रोच को ही अपनाते हैं। जब भी बच्चा कुछ भी रॉन्ग करता है तो हम लोग लाइक नॉर्मल किड्स को भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन नॉर्मल किड्स जो हैं वो इतनी फ्रीक्वेंटली इतनी मिस्टेक्स नहीं करते हैं जितने हमारे बच्चे कर देते हैं। तो बार बार हम लोग एग्रेसिव अप्रोच अपनाते हैं, लाइक हम लोग उनको क्या करते हैं कि मारते हैं या पीटते हैं। तो क्या होता है गाइस, हर बार बच्चे के दिमाग में कुछ मैसेज नहीं जाता है। जितनी देर आप लोग मारते हो, बच्चे के दिमाग में हर बार यही जाता है कि मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं या जो भी मैं कुछ करता हूँ उनको जो है वो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या मेरा जो बिहेवियर है या मुझे ही जो है आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो एक तो रॉन्ग मैसेज बच्चे के दिमाग में जाता है, ऊपर से दूसरा नुकसान ये होता है कि उसका जो एग्रेसिव नेचर है वो और भी ज़्यादा बढ़ते जाता है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब ना तो हम एज ए पेरेंट्स हम अपना एग्रेशन रोक पाते हैं और बच्चे भी अपना एग्रेशन नहीं रोक पाते हैं। तो ये वाली जो अप्रोच है इसमें बच्चा कुछ नहीं सीखता है, उल्टा इसमें नुकसान ही होता है। तो अब बात करेंगे कि फिर क्या किया जाए। हम लोग उनको बोल नहीं सकते हैं, वो बोल के समझते नहीं हैं, तो फिर हम लोग कैसे उनको बताएं कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो यही मैं शेयर करूंगी कि स्टार्टिंग में मैंने अर्नव को कैसे टैकल किया जब इतना ज़्यादा उसमें हाइपर एक्टिविटी था और वो सुनता नहीं था, समझता नहीं था, लैंग्वेज उसका नहीं था। तो तब मैंने कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई। ज़रूरी नहीं है अभी जो मैं आपको बताऊंगी आप भी वही ट्रैक फॉलो करो, अपने बच्चे के हिसाब से कुछ अलग भी फॉलो कर सकते हो, जो मैं बता रही हूँ वही फॉलो करो। लेकिन अभी तक मैं वही स्ट्रेटजी फॉलो करते आ रही हूँ और मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो इसलिए मैंने उसको कंटिन्यू करके रखा है। तो क्या होता था गाइस, जब स्टार्टिंग में अर्नव रॉन्ग बिहेवियर करता था बहुत ज़्यादा, मैंने पहले भी आप लोगों से वीडियो में बहुत शेयर किया है कि क्या क्या मिस्टेक्स करता था वो, मतलब कुछ तो बताने लायक भी नहीं होती थी, इतना एम्बेरस कर देता था कई बार। तो क्या होता था गाइस, एक तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, जब भी बच्चा रॉन्ग बिहेवियर करता है, पब्लिक प्लेस पे करता है, तो वहाँ से चुपचाप बच्चे को पकड़ के वहाँ से भागना नहीं है। ये फर्स्ट मिस्टेक हम लोग करते हैं। एक तो अपने डर का सामना करो। अगर बच्चे ने कुछ गलत किया है, सामने कोई एल्डर पेरेंट्स हैं, तो आप उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। बताना ज़रूरी है गाइज, ये सामने वाले को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि ये बच्चा नॉर्मल है और नॉर्मल होके वो ऐसा मिस्टेक कर रहा है। अदरवाइज़ वो यही समझेगा कि आप उसको सिखा नहीं पा रहे हो, आपको ही वो टारगेट करेगा कि आपकी परवरिश अच्छी नहीं है। एक सेकेंड। तो इससे क्या नुकसान होता है गाइज, एक सेकेंड। इससे क्या नुकसान होता है गाइस, जब भी आप ऐसा करते हो कि वहाँ से भाग जाते हो और सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं करते हो कि आपके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है, तो एक तो आपकी परवरिश के ऊपर सवाल उठते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। उन लोगों को पता होना चाहिए कि इस बच्चे में प्रॉब्लम है, इस बच्चे को समझने की प्रॉब्लम है, वो समझ नहीं पा रहा है, इसलिए उसने ये मिस्टेक की है। तो जब आप ये सामने वाले को बता दोगे, डेली आप सेम ही ग्राउंड में अगर बच्चे को खिलाने लेके जाते हैं
तो सामने वाला समझेगा कि उस बच्चे को प्रॉब्लम है और आप हर रोज़ कोशिश कर रहे हो कि उस बच्चे को, मतलब बच्चों के बीच में आप रखने की कोशिश कर रहे हो, उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो सामने वाले के मन में ना थोड़ी सी रिस्पेक्ट आती है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है, रादर देन कि आप चुपचाप वहाँ से अपनी मिस्टेक मान के कि हाँ मेरा बच्चे ने ऐसा कर दिया है और चुपचाप डिमोटिवेट होके वहाँ से भाग के चुपचाप निकल जा रहे हो। तो नेक्स्ट डे आप खुद देखोगे कि सामने वाला जो है वो इमीडिएटली आपको अप्रोच करने की कोशिश करता है, या समझ जाते हैं लोग, या तो आप उसी पॉइंट पे उसी टाइम पे उनका रिएक्शन देखोगे कि सामने वाला सॉरी बोलता है कि ओह ठीक है सॉरी, मुझे पता नहीं था कि उसमें प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि वो लोग खुद भी केयर करना शुरू कर देते हैं कि जब भी आपका बच्चा उनके बीच में खेल रहा है तो थोड़ा वो भी ध्यान देना शुरू कर देते हैं। और आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही कि आप अपने बच्चे की भी सेफ्टी श्योर करें और दूसरे बच्चों की भी सेफ्टी श्योर करें। तो अब आप लोग बोलते हो ना कि दूसरे पेरेंट्स या लोग आपको कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये वजह होती है। और जब आप इस तरह से सिचुएशन को हैंडल करते हो तो कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी का कोऑपरेशन मिलने लग जाता है। तो वहाँ से आपको गिव अप नहीं करना है कि हाँ एक दिन गलती हो गई चुपचाप भागे और फिर आप 3-4 दिन या एक हफ्ता दोबारा वापस वहाँ पे गए ही नहीं, क्योंकि एक हफ्ते के बाद फिर से आपको वहीं जाना है और पेरेंट्स उसको फिर से याद आ जाएगी, दूसरे जो लोग होंगे फिर से याद आ जाएगी कि ये वही बच्चा है, तो पहचान तो जाते हैं। तो इग्नोर करके कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। तो रादर देन आप थोड़ा सा बता के चलो, पूरा नहीं बताना है, थोड़ा सा बताओ कि हाइपर एक्टिव है या सिंपली बोल दो स्पीच डिले है, वटएवर। अगर आप कंफर्टेबल हो तो ऑटिज्म भी बता सकते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि क्या इशू होते हैं बच्चों में। तो एक तो ये काम आपको करना है। अब ये तो हो गया जो आपको पब्लिक प्लेस पे करना है। अब उस बच्चे को कैसे रियलाइज़ कराओगे कि ये जो काम आपने किया है ये गलत है, वो भी ज़रूरी है, ये दूसरा पार्ट है इसका। तो उसको क्या करोगे, चुपचाप बच्चे का हाथ पकड़ के आप उस जगह से थोड़ी देर पेरेंट्स से बात करके कि इसको प्रॉब्लम है, उसके बाद आप बच्चे को घर लेके आ जाओ। तो यहाँ पे आपने सिचुएशन को इग्नोर करके आप बच्चे को घर नहीं ला रहे हो। बच्चे को हम लोगों को मैसेज देना है कि आपने रॉन्ग किया है, लेकिन आप सामने वाले को बोल दोगे कि हमारे बच्चे में थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, उसके बाद मैं क्या करती थी कि अर्नब को सीधा मैं घर लेके आती थी एंड घर में उसको क्या है कि थोड़ा सा डांट के मैं उसको एक जगह पे बिठा देती थी। अब उसको रियलाइज़ मुझे करवाना है तो मैं क्या करूँगी, मैंने उसका जो एक मैं क्या करती थी स्टार्टिंग में, जब भी वो ग्राउंड से वापस आता था तो आके मैं उसको कुछ ना कुछ खाने को दूंगी। जैसे उसका कुछ फेवरेट है, नमकीन है या फ्रूट है, तो उसको वो हैबिट पड़ा हुआ है। अब जिस दिन वो गलती करके आएगा ग्राउंड में, उस दिन मैं उसको वो चीज़ नहीं दूंगी। मैं सामने, उस टाइम वो उसका लैंग्वेज नहीं था, लेकिन मैं फिर भी उसके सामने बोलती थी कि आज आपको नमकीन नहीं मिलेगा, आज आप सीधा खाना खाओगे। तो जब भी आप बच्चे का जो फेवरेट है वो जब आप बच्चे को नहीं देते हो तो डेफिनेटली बच्चे के माइंड में कुछ ना कुछ जो है वो ट्रिगर करता है, कुछ ना कुछ उसको अजीब सा लगता है कि आज क्या हो गया, आज ये रूटीन चेंज क्यों हुआ। तो बच्चा थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है अर्नब चिल्लाने लगता, उसको थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ कि मैंने गलती की है, उसकी वजह से मम्मी नहीं दे रही है। स्टार्टिंग में ऐसा होता था तो मैं उसको बोलती रहती थी। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने उसके मुंह के सामने उसका फेवरेट चीज़ मैं खा लेती थी, रियलाइज़ कराने के लिए कि आपने आज गलती की है। तो स्टार्टिंग मैंने यहाँ से की थी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी समझ गई थी कि एग्रेसिव अप्रोच अपनाने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा और लॉन्ग रन में ये चीज़ मेरे लिए और भी ज़्यादा मतलब ड्रास्टिक होती जाएगी और इसको भी हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अर्नब के दिमाग में ये डर बैठ गया कि आज मैं अगर गलती करूंगा तो घर में जाके मुझे फिर अपना फेवरेट नहीं मिलेगा। और आज तो वो मुंह से बोलता है ना, आज वो थोड़ा भी ग्राउंड में गलती करेगा और मैं उसको डांट दूंगी अर्नब ऐसे मत करो, तो उसके मुंह से इमीडिएटली निकलने लग जाता है सॉरी मम्मी नहीं करूँगा, चॉकलेट मिलेगा, या उसका जो भी फेवरेट है या उसको घूमने जाना है तो रिपीट करना शुरू कर देगा कि प्लीज़ उसको कैंसिल मत करना। तो वो दिमाग में आप देखो वो डर जो है वो हमेशा बैठते जा रहा है। और इस केस में क्या हो रहा है, मुझे मारने का ज़रूरत नहीं हो रहा है उसको, ना ही मुझे खुद स्ट्रेस हो रहा है। तो कई बार आपको तरस आता है, बच्चा इतना ज़्यादा रोता है जब आप उसको पनिशमेंट देते हो कि आपका फेवरेट चीज़ आपको नहीं मिलेगा। बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, मुझे पता है थोड़े टाइम के लिए रोएंगे ठीक है, लेकिन
लॉन्ग रन में इस अप्रोच का फ़ायदा बहुत होता है। उनकी फेवरेट चीज़ें ही एक ऐसी चीज़ हैं जो कहीं ना कहीं उनके दिमाग को थोड़ा सा हिला देती हैं, मतलब, और किसी चीज़ का असर नहीं होता है, ना तो मारने का असर होता है, सम टाइम प्यार का भी असर नहीं होता है। शुरू में आप उनको प्यार दिखाओगे, कुछ भी करो, नहीं असर होता है। लेकिन फेवरेट चीज़ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ये बच्चे जो हैं वो उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, तो उसको जो है मतलब वो अपने से दूर नहीं करना चाहते किसी भी कीमत पे। ये चीज़ मैंने देखी है और आज भी मैं ये चीज़ देखती हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए काम करने वाली चीज़ है। तो धीरे धीरे आप ऐसे करते रहो। नेक्स्ट डे जब आप उसको ग्राउंड में लेके जा रहे हो या कहीं और लेके जा रहे हो, तो आप फिर से उसको रियलाइज़ कराओ कि अगर आज आपने कुछ रॉन्ग बिहेवियर किया तो फिर से आपको चॉकलेट नहीं मिलेगा या फिर से आपको आपका गाड़ी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप रिपीट करते जाओ। इसी तरह से आपको चलते रहना है। शुरू में आपको लगेगा कि कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन बार जब वो एपिसोड होगा उसको कि आके मुझे अपना चीज़ नहीं मिल रहा है, कुछ दिन के बाद वो समझने लग जाएगा कि इस चीज़ की वजह से मेरे साथ ये होता है। इसका तीसरा पॉइंट, जब भी बच्चा ग्राउंड में कुछ अच्छा कर रहा है, आपको लग रहा है कि थोड़ा भी अच्छा किया है उसने ग्राउंड में कुछ भी, उसी टाइम पे उसको थोड़ा मोटिवेट करना शुरू करो। अपने साथ कुछ भी टॉफ़ी या कुछ भी लेके जाओ जो उसका फेवरेट है। ग्राउंड में अगर वो कुछ भी अच्छा कर रहा है तो उसको अच्छे से एक्सप्रेशन देना है और वहीं पे उसको वो ट्रीट दो कि वेरी गुड। एकदम से वेरी गुड का मीनिंग समझ में नहीं आता है, लेकिन स्टार्टिंग ऐसे होती है। बच्चा अपने ही बिहेवियर से ये समझने लगता है कि कौन से बिहेवियर पे मुझसे मेरी फेवरेट चीज़ दूर चली जाती है, कौन से बिहेवियर से मुझे वेरी गुड मिलना स्टार्ट होता है, कौन से बिहेवियर से मेरे पेरेंट्स स्माइल वाला फेस बनाते हैं, खुश होते हैं। तो यहाँ से बच्चे को फेशियल एक्सप्रेशन भी रीड करने आ जाते हैं। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, लेकिन बाद में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। आज अर्नब को मुझे ट्रीट देने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है अब मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की। और सम टाइम अगर कुछ वो गलत करने भी लगता है तो इमीडिएटली उसको मैं बोलती हूँ कि कुछ नहीं है ना, गुस्सा करना है, कुछ नहीं, ठीक है आप करो, आज आप ग्राउंड में नहीं जाओगे, या आज आपको समोसा नहीं मिलेगा मार्केट में, या झूठ मूठ का मैं फ़ोन करती हूँ, अभी वो समझने भी लगा है, अर्नब साउंड मत करो। तो यहाँ से अभी देखो मेरे लिए कितना इजी हो गया है उसको। लेकिन इसकी स्टार्टिंग मैंने तब की थी जब वो समझता भी नहीं था, ना उसका फ्रेज स्पीच था, ना वो सुनता था, समझता था, कुछ नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे वो मेरे एक्सप्रेशन रीड करना सीख गया। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि एग्रेसिव अप्रोच छोड़ के आप खुद से सोचना शुरू करो कि कौन सा जो प्रोटोकॉल है मैं हमेशा उसको कैरी ऑन कर सकती हूँ अपने बच्चे को हैंडल करने में। और ये तो आप सबको ही पता है कि 1-2 महीने में कुछ नहीं होता है। कोई भी स्ट्रैटेजी अब अगर आप अपना रहे हो तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि इन बच्चों को बोल के नहीं समझा सकते हैं। तो आप जो कर रहे हो, जो सिखाने की कोशिश कर रहे हो, बच्चे को उसको समझने में टाइम लगेगा। और ये बच्चे पे डिपेंड करता है, कुछ बच्चे कम टाइम में समझ जाते हैं। तो एग्रेसिव अप्रोच को छोड़ के आप जो मर्जी करो। तो मतलब सिर्फ इतना होना चाहिए कि किसी तरह से हम बच्चे को समझा पाएं कि हम उनको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो फेवरेट चीज़ें होती हैं उनकी ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं स्टार्टिंग के फेज़ में, क्योंकि एक यही चीज़ है जो उनको ट्रिगर करती है एकदम से, या उनका जो रूटीन है उसको जब आप चेंज करते हो तो वो उनको हिलाती है। वो तो आप सबको ही पता है, रूटीन चेंज उनको पसंद नहीं है। अगर दिन के किसी टाइम में उनको उनकी फेवरेट चीज़ मिलती है तो उस टाइम पे चाहिए ही चाहिए उनको वो। तो इसकी आप हेल्प लेना स्टार्ट कीजिए और कंटिन्यूअसली आपको उनको सोशल एक्सपोजर देना है गाइस। बहुत सारी गलतियां करेंगे, आपसे भी बहुत सारी गलतियां होंगी, लेकिन धीरे धीरे ही बच्चा समझेगा। अर्नब को कितना टाइम हो गया समझते समझते अभी भी वो कुछ गलतियां करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। उसको पता ही नहीं होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये रॉन्ग बिहेवियर हो सकता है। तो जैसे ही मैं उसको समझाती हूँ वो चीज़ हो जाती है। अभी मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर वो साइकिल फेंक रहा है, मैंने पहले आपको बोला था, तो मैंने उसके लिए क्या किया था, उसको 1-2 दिन मैंने साइकिल नहीं दिया। घर में आके मैंने फिर से उसको एक रूम में बिठा दिया, थोड़ा सा मैंने उसको पनिशमेंट दिया। उस दिन कुछ भी मैंने उसको फेवरेट नहीं दिया। नेक्स्ट डे आप इतना देखोगे कि मैं हैरान रह गई कि नेक्स्ट डे उसने वो रिपीट ही नहीं किया।
तो ये अब मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की कि ये वाला तरीका जो है एक लेवल पे आकर के कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ कि अभी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है उसको ज़्यादा दिन तक उसे कैरी ऑन करने की, क्योंकि वो चीज़ उसके दिमाग में है, वो जो मैं करती हूँ, वो जो स्ट्रेटजी है वो उसके दिमाग में है। उसको पता है कि नेक्स्ट डे अगर मैं करूँगा तो मम्मी फिर से वही रिपीट करेगी और मुझे फिर से रूम में अकेले बैठना पड़ेगा, या फिर से मुझे कोई जो मेरा फेवरेट है वो खाने को नहीं मिलेगा। उसको बराबर से वो चीज़ दिमाग में बैठ गई है इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद। तो इस तरह से बाद में फिर जब आप करते जाओगे तो बच्चा थोड़ा टाइम लेगा और थोड़ा टाइम लेगा और थोड़ा टाइम लेगा, और एक लेवल पे आके बच्चा एकदम से समझ जाएगा उस चीज़ को। अब इसके आगे एक लेवल ऐसा आएगा, समटाइम्स कई बार ऐसा होता है कि मैं जस्ट उसको बोलती हूँ कि ठीक है तुम कर लो बदतमीजी कर लो, बदमाशी कर लो, घर में जाके देखो आज तुमको नहीं मिलेगा, आज मैं नहीं दूंगी, आज मैं खुद खाऊंगी और पापा को दूंगी। तो उसी टाइम पे वो स्टॉप कर देता है, ऑन द स्पॉट जो है वो स्टॉप कर देता है उस चीज़ को। तो मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम की है। आप या तो इस चीज़ को फॉलो करो या फिर खुद से कोई स्ट्रैटेजी बनाओ जो आपको लगता है कि आपके बच्चे के ऊपर भी काम कर सकती है। लेकिन अगर उसका फेवरेट चीज़ आप बेस पकड़ के चलोगे तो मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा वो। एंड नेक्स्ट वीडियो मैंने बहुत अच्छा शूट किया है, उसमें आप देखोगे कि अर्नव किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, अभी नेचर को समझना शुरू कर रहा है, ऑब्जर्व करना शुरू कर रहा है। तो अगर आप अर्नव को थोड़ा और करीब से जानना चाहते हो तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जो मैं इस वीडियो के बाद पोस्ट करूँगी। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।